रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? एक ऐसा फिनोमेना जिसमें एक न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है और कुछ पार्टिकल्स एमिट करता है. द डिसइंटीग्रेशन फिनोमेना इज स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस मीन्स it is independent of any external phenomena, any external condition. That is spontaneous disintegration. Three different type of rays it emit, called as alpha rays, beta rays and gamma rays. Alpha particles are nothing, that is helium nucleus, that is 2He4. Beta particle are nothing, that is equivalent to electron. One is beta positive, another is beta negative. Beta positive are called positron and beta negative is as good as electron. And the gamma rays are energy rays, right? Alpha emission. जब अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो एक न्यूक्लियस whose atomic number is Z and the mass number is A, it emit an alpha particle, so its atomic number reduces by 2 and the mass number reduces by 4 and plus alpha particle, right? तो जब अल्फा पार्टिकल एमिशन होता है तो जो ओरिजिनल न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर 2 रिड्यूस हो जाता है और मास नंबर 4 रिड्यूस हो जाता है. जब बीटा एमिशन होता है, बीटा एमिशन में दो टाइप के बीटा पार्टिकल्स होते हैं, वन इज नेगेटिव एंड वन इज पॉजिटिव. अगर बीटा नेगेटिव एमिशन है सो देन एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो जाता है और मास नंबर सेम रहता है प्लस बीटा नेगेटिव. और जब बीटा नेगेटिव एमिट होता है तो उसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो. तो जब भी एक बीटा नेगेटिव एमिशन होता है तो उसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है, राइट? एंड ड्यूरिंग द बीटा पॉजिटिव, अगर एक बीटा पॉजिटिव एमिट होता है तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1, मास नंबर रिमेन सेम, द बीटा पॉजिटिव पार्टिकल प्लस न्यूट्रिनो, राइट? सो ये तो कंडीशन होती है जब अल्फा एमिशन और बीटा एमिशन होता है. गामा एमिशन कब होता है? गामा एमिशन आर एनर्जी रेज. जब कोई भी एक पार्टिकल एमिट होता है, अल्फा या बीटा पार्टिकल, सो देन न्यूक्लियस गेट इनटू द एक्साइटेड स्टेट. न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में आता है. वो न्यूक्लियस जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो देन गामा रेज आर रिलीज्ड. अल्फा रेज आर पॉजिटिव रेज. जो अल्फा रेज होती है ये पॉजिटिव रेज होती है, बीटा नेगेटिव जो होती है ये नेगेटिव रेज होती है और गामा रेज एनर्जी रेज होती है. अल्फा पार्टिकल हैवी होता है, बीटा पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन है तो बहुत लाइट होता है, नहीं? ये न्यूक्लियस में बीटा पार्टिकल्स कहाँ से आए? जब एक प्रोटॉन डिसइंटीग्रेट होता है देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन एंड अ पॉजिटिव बीटा पार्टिकल एंड अ न्यूट्रिनो. और जब एक न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट होता है तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एंड प्लस एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल एंड एन एंटी न्यूट्रिनो. ये पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल. सो जो न्यूक्लियस में बीटा पार्टिकल्स आते हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के डिसइंटीग्रेशन से आते हैं.
न्यूट्रॉन के डिसइंटीग्रेशन से नेगेटिव बीटा पार्टिकल एंड प्रोटॉन के डिसइंटीग्रेशन से पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, राइट। लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। अगर हम एक सैंपल लें जिसमें इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स n नॉट है, तो किसी भी मोमेंट पे जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट अनडिकेड। दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनडिकेड, यानी जिनका अभी तक डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है। और dN/dt होता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इसको एक्टिविटी भी बोलते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या एक्टिविटी। इसकी SI यूनिट होती है बैकरल। SI यूनिट इज बैकरल। BQ से डिनोट करते हैं, राइट। 1 BQ इज इक्वल टू होता है 1 DPS। DPS मीन्स डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। So proportionality sign हटाते हैं, then we get dN/dt is equal to minus lambda n. This lambda is called decay constant. Lambda is called decay constant that depend on element in disintegration. यानी कौन सा एलिमेंट डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। लाइक यूरेनियम के लिए अलग कुछ होगा, रेडियम के लिए अलग कुछ होगा, तो ये डीके कांस्टेंट होता है, राइट। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट एक्टिविटी डिक्रीजेस एज द नंबर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस, या टाइम के साथ एक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। एट एनी टाइम टी number of elements left undecayed, number of elements left undecayed, n is equal to होता है n naught e minus lambda t. This is called law of radioactive decay. This dN/dt is proportional to n. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आता है n is equal to n naught e minus lambda t. So right. What we get? 1 dN/dt is equal to minus lambda n, and n is equal to n naught e minus lambda t. These are the two relations we found till now, right? Now half-life period. Half-life period. Half-life period का क्या होता है? The time in which sample become half, यानी half of the element get decayed या half of the element left undecayed. That is half-life period को हम ऐसे t half से डिनोट करते हैं. Then t is equal to t half when n is equal to n naught by 2. जब इनिशियल नंबर ऑफ एटम का हाफ रह जाता है, डिकेड या अनडिकेड. हाफ डिकेड हो गया तो हाफ अनडिकेड बचे, या हाफ अनडिकेड है तो इसका मतलब हाफ डिके हो गए, राइट. सो द टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट अनडिकेड इन द सैंपल आर n naught by 2. This half life depend on sample used, that is natural log 2 upon lambda. This is equal to natural log 2
अपॉन लैम्डा। देन आते हैं एवरेज लाइफ। टॉ से डिनोट करते हैं। द टी इज इक्वल टू टॉ व्हेन n इज इक्वल टू n नॉट बाई e, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट अनडिकेड आर n नॉट बाई e. सो दिस टॉ is equal to 1 by lambda, that is inverse of decay constant, that is the average life. अगर हम एक्टिविटी को A लेते हैं या R लेते हैं तो we can write A is equal to A naught E minus lambda T, right? Because activity is directly proportional to N, तो हम N को सीधे एक्टिविटी से रिप्लेस करके ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. Activity is equal to initial activity E minus lambda T, right? Yes, sir. If in time T there are n half lives, जैसे कि मान लो हाफ लाइफ हाफ आवर है तो 2 घंटे में 4 हाफ लाइफ हो गई. अगर किसी सैंपल की हाफ लाइफ हाफ आवर है तो 2 घंटे में टोटल 4 हाफ लाइफ हो जाएगी. तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4. सो n इज इक्वल टू हो गया t अपॉन t हाफ, दैट इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स. देन n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n, या एक्टिविटी के टर्म्स में लिख सकते हैं a अपॉन a नॉट इज इक्वल टू हाफ टू द पावर n, वेयर n इज व्हाट, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स. नाउ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में एलिमेंट्स होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन. These proton plus neutron are called as nucleon. Right. When we write ZXA, so that is number of nucleons, total number of nucleons, and this is called number of protons. Energy conversion. If m amount of mass is annihilated, then energy released is E is equal to mc square. If mass in AMU, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और सिंपली U, that is called unified mass. Then 1U is equal to 931.5 MeV, यानी 1 AMU मास जब एनिहिलेट होता है तो इट जनरेट 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस. The radius of nucleus is directly proportional to cube root of its mass number, that is r naught a to the power 1/3. This r naught is 1.2 Fermi. Fermi means 10 to the power minus 15. The r naught comes as 1.2 Fermi. Density of nucleus. Density of nucleus is constant for all, right, which is independent of mass number, yeah, independent of number of nucleons.
This is approximately 10 to the power 14 times greater than normal matter. And as the normal matter is made of the atoms, so that's why maximum space in a normal matter is vacant. The nucleons in nucleus are bound with the nuclear forces. Nucleons in nucleus are bound with nuclear forces. These are strong attractive forces, but they become repulsive too if the distance between nucleons decreases to a greater extent. The positive force is repulsive and the negative force is attractive, right? This is the normal distance of nucleon, यानी in general nucleons are at this distance. जैसे हम इनका डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो इनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होती है, अगर नॉर्मल से कम करते हैं तो डिस्टेंस तो स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स होती है. These forces are charge independent, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती. शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं, यानी बहुत कम रेंज के लिए वैलिड होती है. नॉन सेंट्रल फोर्सेस होती है. नॉन सेंट्रल मीन्स दे डू नॉट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, राइट. नॉन सेंट्रल फोर्सेस है एंड यूजुअली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव. These forces are spin dependent. Spin dependent होती है. Binding energy of nucleons. Mass of proton and neutron in isolated state is more than their bound state. जब वो बाउंड होते हैं तो उनका मास कम होता है और जब वो अकेले अकेले होते हैं तो उनका मास ज़्यादा होता है. This mass difference is converted into energy, is released as energy, and this energy is called binding energy. Is called binding energy. इसको डिफाइन करते हैं. Binding energy of nucleus is defined as work done in separating all nucleons far apart. सारे न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे से दूर करने में जितना वर्क होता है, दैट इज डिफाइंड एज ए बाइंडिंग एनर्जी. द मास डिफेक्ट, ऑल्सो नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन, मास डिफेक्ट दैट इज डेल्टा एम इज इक्वल टू, इफ जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर तो जेड इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन. ये मास है आइसोलेटेड स्टेट में, तो आइसोलेटेड स्टेट में टोटल मास इतना होता है, दैट डिफरेंस विद न्यूक्लियस मास, यानी मास ऑफ न्यूक्लियस ले लो
और टोटल आइसोलेटेड मास ले लो, उसका जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, यानी इतना मास एनिलिएट होके एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो टोटल एनर्जी रिलीज्ड इज डेल्टा एम सी स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, इसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। इफ डेल्टा एम इन यू, इफ डेल्टा एम इन यू, अगर डेल्टा एम यू में है देन बाइंडिंग एनर्जी कैन बी टेकन एज डेल्टा एम into 931.5 MeV. We can find out binding energy per nucleon. Binding energy per nucleon is total binding energy upon टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। हाँ क्या बोल रहे थे? जब न्यूक्लियॉन्स आइसोलेटेड स्टेट में हैं तो उनका मास कुछ होता है, जो भी होता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1 AMU ये मास होता है, राइट। न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का कम होता है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z है तो सारे प्रोटॉन्स का मास अकेले अकेले जब वो आइसोलेटेड थे मिला के हो जाता है Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने बचते हैं? A माइनस Z, तो सारे न्यूट्रॉन का मास हो जाता है A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये टोटल मास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिला के जब वो अलग अलग है, यानी दूर दूर है एक दूसरे से, जब वो बाउंड हो गए तो एक न्यूक्लियस बन गया, न्यूक्लियस का मास है Mn। तो इन दोनों मासेस का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। ये मास डिफेक्ट, ये जितना मास है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वो आप एनर्जी अगर MEV में कैलकुलेट करना है तो डेल्टा एम को U में लेके 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? बाइंडिंग एनर्जी। दिस बाइंडिंग एनर्जी इज डिवाइडेड अमंग ऑल न्यूक्लियॉन्स, जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं। तो पर न्यूक्लियन जो बाइंडिंग एनर्जी आती है वो आती है डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन A। अब ठीक है? ओके। ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसको हम यूजुअली EA से डिनोट करते हैं। मोर स्टेबल इज न्यूक्लियस, जितना बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है उतना न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर हम एक बाइंडिंग एनर्जी कर्व ड्रॉ करें विद मास नंबर, ये हमारा मास नंबर है और ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। So we get the curve approximately this type. Right? बीच में कुछ पीक्स होती हैं, बीच में कुछ पीक्स होती हैं like this. This way. ये जो हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी होती है दैट इज फॉर आयरन। ये जो पीक्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं कि दीज न्यूक्लियस आर मोर स्टेबल देन देयर नेबर्स एंड दीज पीक्स आर रिलेटेड टू हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, right? So this helium, carbon and oxygen are more stable for the same mass number, यानी लगभग इसी मास नंबर के जो न्यूक्लियस है उनसे ये ज़्यादा स्टेबल है, right? Approximately this is the zone जिसको हम स्टेबल जोन बोलते हैं, यानी इस जोन में
जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल होते हैं। जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो डिसइंटीग्रेट होके फ्यूजन प्रोसेस क्रिएट करते हैं, एंड जो लाइट न्यूक्लियस होते हैं वो ऐड होके फ्यूजन प्रोसेस क्रिएट करके इस, यानी एक जो बड़ा न्यूक्लियस है उसका फ्यूजन होगा, उसके जो दो पार्ट बनेंगे वो इस स्टेबल जोन में आ जाएंगे। ऐसे ही फ्यूजन होके फाइनली दे गेट इनटू द स्टेबल जोन। तो ये स्टेबल जोन है क्योंकि इस जोन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज़्यादा है। राइट, समझ में आया? न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन में दो लाइट न्यूक्लियाई मिलके एक मोर स्टेबल न्यूक्लियाई बनाते हैं। जैसे कि 1H2 और 1H2 कंबाइंड होके 2He4 बनाते हैं एंड कुछ एनर्जी रिलीज होती है। राइट, सो जब दो लो बाइंडिंग एनर्जी के न्यूक्लियाई मिल के एक हाई बाइंडिंग एनर्जी का न्यूक्लियस बनाते हैं तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। सो दैट इज वाई इन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन हाई एनर्जी रिलीज होती है। द एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम द सन इज थ्रू द फ्यूजन प्रोसेस। वहाँ पे फ्यूजन प्रोसेस चल रहा है, उससे एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी from the sun, from the stars, whatever the energy we are getting, that is by the fusion process. अगर हम इसको देखें तो for 1H2 the binding energy per nucleon is 1.1 MeV, and for 2He4 the binding energy is 7 MeV. This is per nucleon. So total number of nucleon combined, तो initial binding energy हुई that is 1.1 into 4, that is 4.4, and the final binding energy हुई 7 into 4, that is 28. So the energy released, how much energy is released in this process? That is 28 minus 4.4, that is 23.6 MeV. That is a huge amount of energy that is released by one fusion. So as a number of fusion, large number of fusions if going simultaneously, then high amount of energy is released. Correct? Yes, sir. The nuclear reaction. Nuclear reaction is different than the chemical reaction. Chemical reaction में जो elements होते हैं, number of elements on the left side of reaction should be equal to number of elements on the right side of reaction. In the nuclear reaction, the element change. One element change into another element. But what remains same? The number of nucleons on both sides remains same. Right? जितने nucleons left side में होते हैं, उतने nucleons right side में होते हैं. मान लो दो nucleus है X and Y. They are converted into two nucleus P and Q. Let's say their atomic number are Z1, Z2, Z3, Z4. Their mass number are A1, A2, A3, A4. Then sum of atomic number on the left side should be equal to sum of atomic number on the right side. Similarly, sum of mass number on the left side should be equal to sum of mass number on the right side. So this is the way to balance a nuclear reaction. Right? Yes, sir. Yes, sir.
न्यूक्लियर फ्यूजन। इन दिस प्रोसेस एक हैवी एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होता है, राइट, इन टू स्मॉल एलिमेंट्स। सो जो बड़ा एलिमेंट है वो लो बाइंडिंग एनर्जी का है, जो स्मॉल एलिमेंट्स हैं वो हाई बाइंडिंग एनर्जी के हैं। सो दैट बिकम स्टेबल। लाइक इफ U-235 is bombarded with neutron, then it create barium, krypton and 3 neutrons, right? जब U-235 को हम एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कराते हैं, then it get disintegrated into the 2 elements called as barium and krypton, and simultaneously ये 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज करता है। ये जो 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं ये फर्दर रिएक्शन करते हैं, एंड देन मोर न्यूट्रॉन्स आर रिलीज एंड देन मोर न्यूट्रॉन्स आर रिलीज, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली देन अ चेन रिएक्शन इज देयर, राइट। सो वो मैं यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर रहा, करेक्ट। अब इसमें आपको हाउ मच एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, द टोटल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस यू विल कैलकुलेट, दैट इज बाई मास of uranium plus mass of neutron minus mass of barium minus mass of krypton minus mass of 3 neutron, 3 into mass of neutron। ये हुआ हमारा टोटल मास डिफेक्ट। तो जब भी आपको किसी केमिकल रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि कितना एनर्जी रिलीज हुई, तो जो लेफ्ट साइड का टोटल मास है उसको ऐड करो, राइट साइड का टोटल मास है उसको ऐड करो, उसका डिफरेंस कैलकुलेट करो, सो दैट इज द मास डिफेक्ट। एंड देन द एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस इज, अगर मास डिफेक्ट U में है तो 931.5 MeV इतनी एनर्जी रिलीज हुई फ्यूजन में, राइट। बाकी